Good morning, everyone. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपको फॉरेस्ट चैप्टर में और उसमें हम लोग इम्पोर्टेंस जो है वो Good फॉरेस्ट morning, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में बहुत हम लोग डिस्कस कर लिए थे। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। उसमें हम लोग तो फॉरेस्ट चैप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम भी है। छुट्टिया आ गलो ऊपर गली दुनो ना देख रहे आइल ऊपर है हम तो देखलिए दोनों गले ऊपर। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में हम बताए थे कि आपको There is a girl, not a boy. There is a girl. चलो तो देखो ये इसमें कहता है कि फॉरेस्ट जो है रिड्यूस द स्पीड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ट्रैप डस्ट एंड गैसेस। ये क्या करता है जो है ये रिड्यूस द स्पीड ऑफ reduce the speed of strong winds and strong winds and that dust and gas. Dust and gas. तो आपको ये भी इसका एक एडवांटेज है। लोग इससे पहले सेवेंथ ये डिस्कस कर रहे हैं, सेवेंथ इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो है जब आप देखते होंगे कि ओपन एरिया जहाँ है, अगर आपको आंधी तूफान चल रही है, अगर ओपन एरिया में अगर आप टकराएंगे तो वहां पर स्पीड ऑफ विंड बहुत ही ज्यादा है। लेकिन जहां पर घर है ना, लिविंग एरिया के पास है या पेड़ पौधे के पास है, तो उस जगह स्पीड ऑफ विंड जो है वो क्या पड़ जाता है, वीक पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वह उस चीजों से टकराता है जिसके वजह से वहां पर स्पीड ऑफ द विंड जो है रिड्यूस कर जाएगा, कम जाएगा, और वो क्या करता है, दस्त को वो कैच कर लेता है, दस्त को टैप कर लेता है, पता देता है। ठीक है, एंड गैसेस, ये एडवांटेज हो गया आपको किसका, फॉरेस्ट। नेक्स्ट है वाइड वैरायटी ऑफ फूड लिविंग गिविंग प्लांट्स एंड लाइफ तो फोकस इन फॉरेस्ट एंड गार्डन। तो ये वैरायटी ऑफ फूड गिविंग है ना, वैरायटी ऑफ फूड गिविंग प्लांट्स, ये जो है provide variety of food, ये डिफरेंट डिफरेंट है ना,
आपको फूड्स यानी फूड्स का मतलब यहाँ है फूड्स। फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स और क्या मिल रहा है, फूड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट फॉरेस्ट है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग बताए आप जो है भी वो जिस चीज पर आप सोचते हैं, अगर वह टिम्बर का होगा तो इसमें कहता है कि फॉरेस्ट सोर्स ऑफ टिम्बर है, फॉरेस्ट के इज द सोर्स ऑफ टिम्बर, यानी इसमें टिम्बर कहाँ से मिलता है, लकड़ी कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल को पेपर जो हम लोग लिखते हैं पढ़ते हैं कागज वगैरह, तो उसका सोर्स कहाँ है, रॉ मटेरियल और पेपर पेपर इंडस्ट्री के लिए ये क्या है, रॉ मटेरियल भी हमें कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से ही मिलेगा, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है आपको ये एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, दीज आर द एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। कहता है द नन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड गम, रेसिन, फ्रूट्स, नट, वाइल्स, डाइज एंड मेडिसिनल प्लांट। जो नन टिम्बर प्लांट है वो क्या क्या आपकी एडवांटेज में, तो वह गम भी प्रोवाइड करते हैं, गम्स है ना, गम्स हुआ, रेसिन हुआ, रेसिन, ठीक है, इट प्रोवाइड्स गम्स, रेसिन्स और ठीक है, फ्रूट्स, नट्स, etc, फ्रूट्स, नट्स, ठीक है, वाइल्स, वाइल्स, डाइट एंड मेडिसिनल, डाइट एंड मेडिसिनल, ये सारे आपको कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स। तो हम लोगों ने तीन एडवांटेज, तीन एक इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पूरा डिस्कस किया। उसमें पहला था कि ये फॉरेस्ट जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिक का क्या है, घर है ना, और वो स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है कि जो एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्री के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो क्या है, फॉरेस्ट को ही क्लीन करके, यानी फॉरेस्ट पर हम लोग डिपेंडेंट है। प्रैक्टिसेस सच एज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तीसरा कि इट मेंटेन्स द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये इट डिटरमाइंस द रेनफॉल इन एन एरिया, इसमें कितना रेनफॉल होगा नहीं होगा, जहाँ पर ज्यादा फॉरेस्ट होगा वही बारिश ज्यादा होती है, तो ये रेनफॉल को भी डिटरमाइन करता है, ओके। और फोर्थ जो है कि ये प्यूरिफाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर, इसलिए इसको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहते हैं ना। तो ये ऑक्सीजन को अनबैलेंस नहीं होने देता है, उसके परसेंटेज को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है 21%, उसको वह मेंटेन करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस ह्यूमस एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। ये ह्यूमस और सॉइल फर्टिलिटी, ह्यूमस क्या है और ये कैसे ह्यूमस मिलता है। आप देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़े मैंगो ट्री हो या अदर कोई भी ट्री हो, उस जगह वो प्लांट्स के जो लीव्स है वो फॉल करेगा, तो मैच्योर हो जाएगा, फिर नए लीव्स आएंगे, तो ओल्ड लीव्स क्या हो जाता है नीचे की तरफ, फिर वह नीचे मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, सॉइल के कांटेक्ट में आया तो वह आपको जो है सर्कल जाएगा, उससे क्या होगा ह्यूमस मिलेगा और फर्टिलिटी दोनों आपको हो। ठीक है, तो नेक्स्ट यानी प्रोड्यूस ह्यूमस एंड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, और फॉरेस्ट आर द नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर। ये फ्लड को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि आप मैंने इसको बार बार बताया कि आपके घर में ही ज्यादा अगर कोई पार्टी वगैरह हो, खाना बच जाता होगा, उसमें बचना ही है, तो आप क्या करते हैं उसको फेंक देते हैं, वो तो बर्बाद हो गया। अगर आप किसी गरीब आदमी जो कि उसी समय एटलीस्ट उसी समय में अगर आप बुला के किसी को दे देते हैं तो उससे क्या होगा, वो गरीब आदमी भी खा लेगा। क्या किया वहां पर नंबर ऑफ पर्सन्स को बढ़ा दिया, कंज्यूमर को बढ़ा दिया, कंज्यूम करने वाले। तो ऐसे ही प्लांट्स क्या करेगा, वो अपने नीड्स के अपनी नीड उसका भी नीड्स है, तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण जो ज्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर हुआ वो क्या हो जाता है कंज्यूम कर जाता है, जिससे फ्लड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। बोलो आदित्य राज क्या प्रॉब्लम है। सर एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब है? पशुपालन, पशुपालन करने के लिए जो प्लेस बनाता है ना जी, देखते हो तुम लोग शहर में रह रहे हो तो वहां पर खटाल होता है, तो वो गाय पालते हैं ना जी, उसका क्या, वो भी एनिमल हस्बेंड्री है। पोल्ट्री फार्म ये सब भी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही है। ठीक है, वो उसका बिजनेस है, आपको एडवांटेज मिलता है कि आपको दूध मिल रहा है उससे, है ना, अगल बगल में कहीं दूध जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। एनिमल हस्बेंड्री वही है। ओके, क्लियर। यस सर, यस सर। और कोई प्रॉब्लम, तो दैट मीन्स ये इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पर हम लोग रिकॉल कर लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम है एनिमल हस्बेंड्री में कोई, ये सॉरी इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये यूनो में जो है आपको मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की चर्चा की गई, देखते हैं आप। कहता है approved caused by the news that the national animal had disappeared from one of the tiger reserve named Sarishka in Rajasthan. The chairman of the National Board for Wildlife and the Prime Minister of India, Dr. set up task force। तो देखो आपको मैंने कहा था ना कि जिसको आप समझते हैं कि वो फालतू है वो भी फालतू नहीं होते किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी क्लास में। और जिसको ये सोचते होंगे कि ये अननेसेसरी ये चीज है, ये फालतू है, उसका भी नीड्स बढ़ जाता है, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ एडवांटेज है, जो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके आपको समझाने की कोशिश करता है। आप देखो कल ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो है शपथ ग्रहण था, तो उस जगह आप सुने होंगे इससे पहले
ओबामा के बारे में कि वह प्रेसिडेंट होते हुए भी जब रिटायरमेंट हुआ तो वो प्रेसिडेंट से हट गए, उसके बाद वो कौन सा जॉब किया, कौन बताएगा? आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर वर्क लिविंग द जॉब, वो कौन से जॉब किया? आदित्य राज बताओ, शुभ नारायण, कौन कौन बताएगा? रेज करो हैंड्स, And बोलो। ओबामा के बारे में जानते हो कुछ? ये सब पूर्व प्रेसिडेंट है अमेरिका का। हाँ, तो फिर पूर्व थे, एक्स थे, तो कल सब इन्विटेशन में आया था, तो वह जॉब वह रिटायर्ड हो गए, मतलब उस शॉप, जैसे ट्रम्प हट गए तो वैसे वो भी हटे, तो उनके बाद वो कौन सी नौकरी किया, कर रहे हैं अभी भी, कब किया, जो भी कोई बताएगा? वेटर का काम करते हैं। तो सोच सकते हो कि ये सबसे शक्तिशाली देश का प्रेसिडेंट, वह राष्ट्रपति होने के बावजूद वह वेटर, यानी कोई भी काम छोटा नहीं होता है ना? ये इसका मतलब सीखने, लर्निंग पॉइंट्स ये है कि कोई भी काम छोटा नहीं। हम प्रेसिडेंट हो गए तो क्या हो गया, है ना? हर एक चीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो उस जगह आपको मैंने बताया था कि स्नैक के बारे में भी, कि लोग समझता है ये काट लेगा तो उसको हटाओ जी, है ना? साफ सुथरा रखो ताकि, है ना, साफ कीड़े नहीं आए। लेकिन उसका भी एडवांटेज है जो आपको मैंने फूड चेन और फूड वेव के मार्फत मैंने समझाया। यहाँ पर भी आपको एक स्पेशल टास्क गठित किया उस समय में, है ना? कौन चीज गायब हो रहा था? सरिस्का, है ना? वन ऑफ द टाइगर रिजर्व नेमली सरिस्का इन राजस्थान, जिसमें एक न्यूज में बहुत सारा चीज ये कि ये गायब हो रहा है, तो उसके लिए स्पेशल टास्क जो उस समय में प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, है ना, उसने एक स्पेशल टास्क गठित किया कि उसको कैसे मेंटेन किया जाए, है ना? इस क्राइसिस जो हो रहा है ना, कि आपको टाइगर गायब हो रहा है ना, तो उसके लिए कैसे उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यूनो में वही दिया है, उसकी पूरी जानकारी में आपको यही मिलेगा। उस समय में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो हर एक चीज का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, कुछ न कुछ उसका एडवांटेज होगा और कुछ न कुछ उसका डिसएडवांटेज होगा, है ना? हर एक चीज का। तो यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो डिफॉरेस्टेशन, यानी आपको ये शुरू शुरू में इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट जब पढ़े, उसी समय में आपने ये समझा कि क्या कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन का, क्या कारण हो सकती है डिफॉरेस्ट, यानी लार्ज अमाउंट में आपको कट कर देना ट्री को, है ना? कहता है डिफॉरेस्टेशन इज द इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग or over harvesting of trees for timber or paper or to clear the land for agriculture, ranching, construction of other human activities. तो आप कुछ में कुछ अपना सेल्फिशनेस होता है कि हमें लिविंग एरिया चाहिए, उसके लिए पेड़ पौधे को काट दो, पेपर के लिए पेड़ पौधे को काट दो, है ना? तो टिम्बर्स चाहिए हमें कोई, है ना? तो उस प्रोसेस का ही नाम है डिफॉरेस्टेशन, यानी डिफॉरेस्टेशन इज द इंडिस्क्रिमिनेट कटिंग और ओवर हार्वेस्टिंग of trees for timber or paper or to clear the land for agriculture,
मैनेजिंग कंस्ट्रक्शन और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट करना हो, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, है ना, फॉरेस्ट को क्लियर करना होगा, रिमूव करना होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है तो फॉरेस्ट को खत्म करना होगा। तो ये सारे एक्टिविटीज है ना जो है वो डिफॉरेस्टेशन का मेन कॉजेज है। Forests are being lost due to an increase in deforestation and encroachment. The forest productivity has declined due to overuse. For example, gathering of cattle in forest area is increasing, and this is the effect of fertility of soil and causing soil. अब देखो कोई भी लैंड एरिया में अगर ओवर ग्रेजिंग, हम मान लीजिए ज्यादा चर लिया, आप देखते होंगे गार्डनर जो होता है वो पेड़ का कटनी छटनी करता है ना, प्लांट्स को, तो क्या है और उससे और अच्छा लगता है देखने में, है ना, उसका और डेवलपमेंट होता है ना। काट छाट करने पर उसमें उसको लाइट नहीं मिल रहा है ना, दूसरे प्लांट्स को उसके कारण डैमेज होगा। एक प्लांट बहुत बड़ा हो गया, उसके नीचे छोटे प्लांट्स है, तो वहां पर कटनी छटनी करके वो क्या करेगा, दूसरे को भी एडवांटेज मिलेगा, तो उस जगह और वो आगे डेवलपमेंट कर पाएगा, है ना। तो वहां पर फायदे हैं कि आपने, लेकिन उसी को ज्यादा कट कर दिया जाए, शुरू उसको आधे से ही काट दिया जाए, तो वो डेवलपमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह से अगर घास का ही खेती किया गया, मान लीजिए किसी कोई एनिमल, मतलब दो चार गाय रखा हुआ है, उसने खेत में घास लगाया हुआ, उस जगह अगर ज्यादा घास को चढ़ने के लिए कोई आया, है ना, एनिमल्स उसको चर लिया, ज्यादा ओवर ग्रेजिंग करने से भी क्या होगा, वहाँ की जो वह प्लांट्स तो ग्रो करेंगे नहीं आगे। दूसरी बात कि ओवर वहाँ पर फर्टिलिटी सॉइल जो है वो की फर्टिलिटी लॉस कर जाएगा और सॉइल इरोशन होने की भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी मिट्टी कटने की भी, क्योंकि कोई भी प्लांट्स का रूट्स को जब हम एकाएक उखाड़ते हैं, है ना, डॉक्टर से जैसे डेंटिस्ट लोग समझाते हैं कि जैसे कोई भी घास को उखाड़ते हो तो अपने साथ साथ क्या करता है, बहुत सारे सॉइल को ऊपर खींच लेता है, वैसे ही कोई दांत को उखाड़ेगा तो उसके साथ साथ क्या है, बहुत सारे ब्रेन्स को नुकसान पहुंचता है, उसमें डिस्टरबेंस होती है, जिसके कारण बहुत ही सीवियर पेन क्रिएट होता है। तो ये चीज यानी ओवर ग्रेजिंग भी नुकसानदेह है, वह आपको सॉइल इरोशन का एक कॉजेज है। दूसरी की इनफर्टिलिटी ऑफ द सॉइल का भी वह रीजन हो सकता है, ठीक है। कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का क्या क्या कंसिक्वेंस है, क्या क्या रिजल्ट है, उसका परिणाम क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम क्या होगा डिफॉरेस्टेशन का, है ना। तो कहता है कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल पर वो इफेक्ट करेगा, जो आपकी ये CO2 और ये मैंने बार बार बोला, इसमें सोचने वाली बात है कि ऑक्सीजन 21%, लेकिन ये 0.03%, 3% नहीं, तब भी इतना बड़ा हेडेक है लोगों के लिए, है ना, कि पॉल्यूशन 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 कंट्रोल करो, ये करो वो करो। वैसे ही आपके एटमॉस्फेयर में भी जो है डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जो है बहुत कम होते हैं, गिने चुने होते हैं, उंगली पर गिना जा सकता है, लेकिन वह क्या करता है, लोगों को इतना जो करप्शन इतनी बढ़ गई है, मारकाट ये जो होती है, उस वह नंबर ऑफ पर्सन जो है डिस्टर्बिंग एलिमेंट वो बहुत ही कम होते हैं, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। वह इसका अगर बात करेंगे तो ये आउट ऑफ 100 ओनली 21, लेकिन ये आउट ऑफ 8,000 हो जाएगा, 8,000 ये कितना है 3। आप सोच सकते हो 100 में 21, अगर हम 8,000 की बात करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 2100 13,000 में ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसमें 2100 ऑक्सीजन है और तब भी क्राइसिस ऑफ ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन की हम लोग तो ये कार्बन साइकिल जो है वह प्लांट्स फॉरेस्ट को अगर डैमेज करते हैं तो ये अनबैलेंस्ड है ना। कार्बन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होगा, टेम्परेचर राइज कर देगा क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि कुछ हार्मफुल गैसेज है जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये सब क्या करते हैं वो टेम्परेचर को ट्रैप कर लेता है ना और टेम्परेचर राइज हो जाएगा और जैसे ही टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो सारा जो आइस है ग्लेशियर सब पिघल जाएगा, फिर प्रलय हो जाएगा, पानी ही पानी जल बंद हो जाएगा। वैसे भी 75% वाटर है तो पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अनबैलेंस हो जाएंगे जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस होगा। नेक्स्ट है द वाटर साइकिल। मैंने अभी भी बताया कि जैसे ही ये पॉल्यूशन बढ़ेगी कुछ हार्मफुल गैसेस है जो हीट को ट्रैप कर लेता है और टेम्परेचर राइज कर देगा। टेम्परेचर जैसे ही राइज करेगा वह जो है आपको जितने भी ग्लेशियर्स है वो सारे मेल्ट कर जाएंगे। वही वाटर साइकिल कहता है ट्रीज ड्रॉ ग्राउंड वाटर अप थ्रू their roots and release it into the atmosphere through transpiration। और प्लांट्स ट्रीज क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और स्टोमेटा लीव्स का जो स्टोमेटा होता है उसके थ्रू वह ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वह वाटर को रिलीज भी करते हैं इन द एटमॉस्फेयर है ना। तो अगर half of all the water circulating through the region's ecosystem remain within the plants with removal of part of the crop the region cannot hold as much water। The effect of this could be a drier climate। ये जो हमें जब देखते होंगे पछिया हवा बहता है उस समय में ड्राई फीलिंग होता है ना। तो ऐसे ही ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर क्या कर रहा है एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट कर रहा है, वाटर वो रिलीज कर रहा है प्लांट्स है ना, जिससे मॉइस्ट एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर को मेंटेन करता है वह प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो कैसा फील करेंगे हम लोग, क्लाइमेट जो है वो ड्राई हो जाएगा, पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। ठीक है, ड्राई क्लाइमेट कहलाएगा। ओके, सॉइल इरोशन के बारे में भी मैंने बात कर दिया कि जैसे मैंने आपको बताया कि डेंटिस्ट लोग भी उसी को एग्जाम्पल देते हैं कि कोई भी ग्रास को मैंने उखाड़ा है ना, रूट किया तो उसके साथ साथ बहुत सारे सॉइल्स निकलते हैं। तो ये रूट्स प्लांट्स क्या करते हैं वो रूट्स को बाइंड किए हुए रहते हैं, उसको बाहर जकड़ के पकड़े हुए रहते हैं, जिससे क्या होगा सॉइल इरोशन नहीं होने देगा, मिट्टी का कटाव नहीं होने देगा। ओके, so with the loss of protective power of vegetation more soil gets lost। तो अगर नेक्स्ट है सिल्टिंग ऑफ वाटर कोर्स लेक्स एंड डेम्स। तो ये कहता है कि सॉइल इरोशन के कारण ही वो जो है डैम वगैरह जो बनाते हैं उससे पानी क्या होता है रिसता रहता है। आप देखते होंगे ये अपार्टमेंट्स में भी जहाँ से वाटर का स्टोरेज रहता है जैसे बाथरूम वगैरह में, उसके बगल वाले वॉल पर आप देखते होंगे पानी रिसता रहता है, जिसके कारण वो वहां पे भीगा हुआ है ना, वेट किया हुआ है। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, बहुत सारे जो एनिमल्स है बर्ड्स है वो सब डिसअपियर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट
forest contain more than half of all the living species on our planet. If the habitat of these species is destroyed, the number of species would also decline. You know, desertification. So the causes of desertification are complex, but deforestation is one of the contributing factors. डिजर्टिफिकेशन का बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी पावर लॉस होने के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल का भी यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी फसल लगाएंगे बार बार, उससे भी वो क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी लॉस कर जाएगी। तो वह भी कारण हो सकता है। इसीलिए कहता है कि कॉजेज ऑफ डिजर्टिफिकेशन आर कॉम्प्लेक्स, वो बहुत ही जटिल है। डिजर्टिफिकेशन होने का जो कारण है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसी में से एक कॉजेज जो है वो कौन सा कॉजेज है, वह है डिफॉरेस्टेशन। ओके, नेक्स्ट, तो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब कहता है सब कॉमन ट्रीज इन इंडिया। कुछ कॉमन ट्रीज है जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, उसको हम लोग मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में भी यूज करते हैं और अदर अदर चीजों में भी यूज करते हैं। तो नेशनल ट्री ऑफ इंडिया क्या है, बनियान है ना। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया इज बनियान। तो ये तो उसमें क्या खासियत है बनियान ट्री का, कौन बताएगा? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बनियान ट्री? ये क्या लिख दिया? ओके, तो ये कहता है दिस ह्यूज ट्री टावर over its neighbors and has the widest reaching roots of all known trees, easily covering several acres। तो ये आसानी से ये बनियान ट्री जो है चूंकि उसके स्टेम, उसके ब्रांचेस से ही रूट्स निकलते हैं, और रूट्स जब नीचे लटका हुआ रहता है, जब वह सॉइल के कांटेक्ट में आ जाता है तो वही फिर स्टेम बन जाता है ना। जिससे क्या होगा, वह बहुत सारे एकड़ों में, एक ही बनियान ट्री आपको बहुत सारे एकर्स, बहुत सारे एरिया में फैल जाता है ना। तो लेकिन तो वही आपको एक न्यू सूट्स जो नया स्टेम क्रिएट किया, और जिसकी वजह से आपको इमोर्टल ट्री के रूप में भी हम लोग जानते हैं। जैसे आप कहते हैं ना मैन इज ए मोर्टल, तो मनुष्य मरणशील होता है, वह जो आया है वो मरेगा ही। लेकिन बनियान ट्री में क्या खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वह चूंकि ब्रांचेस से ही रूट्स निकला, और रूट्स ही फिर बाद में एक नए सूट्स स्टेम बन जाएगा, जिससे वह बहुत जो है एक नए नए न्यू स्टेम के रूप में, न्यू प्लांट्स के रूप में क्रिएट हो जाता है, जो काफी बड़े एरिया में कवर कर लेता है। इसीलिए इसको इमोर्टल ट्री भी कहा जाता है। किसको? बनियान ट्री, है ना। तो दैट इज
तो यानी आपको ये हो गया कि ये कौन सा ट्री है, ये मोटर ट्री है। यानी क्यों है उसके रीजन हम लोग समझ गए, क्योंकि इसके ब्रांचेस से ही रूट्स निकलते हैं और फिर एक नए स्टेम के रूप धारण कर लेते हैं। सेकेंड प्लांट है वो है टीक, ठीक है। तो इस केस में टीक इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रीज ऑफ इंडिया, is mainly used in making of furniture and doors. It also has a medicinal value. The bark is bitter, health, giving tonic and is considered useful in fever. तो टीक जो है इसका यूज आपको हम फर्नीचर के रूप में करते हैं, जैसे डोर्स वगैरह बनाने में, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ही तीखा का बीटर टेस्ट होता है, इसका टेस्ट जो होता है इसके बाद का टेस्ट है ना जो होता है वो कैसा होता है, बीटर है ना, जो आपको मेडिसिन एज ए मेडिसिन लोग इसको फीवर में भी यूज करते हैं, टॉनिक के रूप में भी इसको हम लोग यूज करते हैं। यानी ये फर्नीचर के रूप में भी काम आता है और मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, जो आपको टॉनिक के रूप में भी यूज लोग करते हैं, मेडिसिनल वैल्यू के रूप में, है ना। नीम के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि लोग नीम का पेड़ करता है, एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, जड़ फ्री होता है ना, आप कीड़ा को मारता है। तो नीम ट्री इज पॉपुलरली नोन एज मैरिकल ट्री। It is useful tree in rehabilitating the wasteland trees. Even today, the neem tree is the focal point of village life. The village council meetings are often held under the shade of the huge tree. It is also has a good medicinal value. तो नीम का भी यूज टाइम हो गया, 1 मिनट, ये 91 क्या दे रहा है, ये करवा जाएगा इन करते हैं आप।